जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का। हम जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास 8 का है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो उसी का एक चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7, क्लास 8 NCERT बुक है। तो उसका जो है हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास, चैप्टर नंबर 7, 1 to 6 कंप्लीट हो चुका है विथ क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चैप्टर को हम बारीकी से पढ़ने का शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको कोई जो परेशानी नहीं हो, तो वो हम उम्मीद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात लिखा है कि पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो है पिछली क्लासेज में हम लोग वीडियो में देखे कि जब यहाँ ब्रिटिश किस प्रकार से आए, उसके बाद व्यापार के नीति से आए और धीरे धीरे अपना क्षेत्राधिकार किए, कैसे कैसे धीरे धीरे अपना शासन को बढ़ाते गए और जो है यहाँ के लोकतंत्र को जो भी तंत्र था, राजतंत्र ही था, जो भी था, उस पर जो है प्रभाव पड़ा। जो नवाब कमजोर पड़ने लगे तो उसके क्षेत्राधिकार पर कब्जा किए, टैक्स जो है कर लागू किए, जो भी उसमें संशोधन किए, तो किस प्रकार से प्रभाव पड़े उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। और विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, ऐसा जो है अंग्रेजों का मानना था कि जो है उसका एक सांस्कृतिक मिशन है, जो कि देशी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो अंग्रेज का जो स्ट्रक्चर था वो यह मानता था कि हमको सभ्य बनाना है और देसी जो रियासत है तो उनका मानना था कि वह सभ्य नहीं है और उनका रीति रिवाज सही नहीं है, देसी समाज को सभ्य बनाना है। तो उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि जो बने बनाया स्ट्रक्चर ना हो कि हम इस प्रकार से इसको लागू करेंगे और इतना परिवर्तन हो जाएगा और संशोधन हो जाएगा, तो इस तरह का नहीं था। तो बहुत से कई दशकों तक इसमें बहस चली। उसके बाद कुछ परिवर्तन के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसी पॉइंट्स के जो है आगे जो हम जब बढ़ेंगे वीडियो में तो हमें वही दिखाई देगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की क्या सोच थी। ठीक है, वे क्या बदलाव करना चाहते थे और अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो इसी तरह से डायरेक्ट जो है नहीं हुआ, वो बहुत से लगभग 200 सालों से विकसित होते होते आज हमारा यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था।
कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे। भाषाविद किसे कहते हैं दोस्तों? जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, ठीक है, जो तो वही होता है भाषाविद, ठीक है। उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो एक व्यक्ति है विलियम जोन्स नामक का, जो कि कलकत्ता है 1783 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित किया गया था उसके सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत सारी भाषाओं का इनके पास ज्ञान था। ये देखिए चित्र है जिसमें विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। तो कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। तो पहले तो वो अलग अलग भाषा सीख रहे थे, उसके बाद जो है हमारा जो भारतीय जो पुस्तक है, भारतीय पुस्तक, प्राचीन भारतीय पुस्तक है, तो उनका जो है कानून, हमारे यहाँ का क्या लॉ था, इसके बाद दर्शन, धर्म, राजनीति और नैतिकता, अंकगणित, इस तरह के टॉपिक को चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान की जानकारी जो है अध्ययन के लिए कर रहे थे। तो जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे पढ़ने में। यहाँ के जो है यहाँ के भाषा और जिस प्रकार से यहाँ के राजनीति और अंकगणित के बहुत सारे थे उसके बारे में। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रांसलेटर के रूप में सब काम कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। जोन्स और कोलब्रुक का यह मानना था कि भारत के प्रति उसका खास रवैया था, गहरी संवेदनाएं रखता था, लेकिन उसका मानना था कि भारत और पश्चिम जो है दोनों की जो संस्कृति है उसका धीरे धीरे पतन हो गया, जो कि भारतीय सभ्यता एक समय में अपने शिखर पर थी। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है, ठीक है, ऐसा वो मानते थे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने यानी ट्रांसलेट करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञानों का प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य का काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए, ठीक है। उनका मानना था कि भारत में जो है फारसी संस्कृति और काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। अब मान लीजिए मुस्लिम को हिंदू के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा और हिंदू धर्म वाले को मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वह गलत होगा दोस्तों। तो
वही मानना था उनका। ठीक है, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज जो है देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। तो मदरसा का स्थापना कब हुआ? 1781। ठीक है, अरबी फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक चित्र है जिसमें चित्र 3 वारन हेस्टिंग का स्मारक है, रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारतीय समर्थक थे। इसका एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार बोलियों समझते और वर्नाकुलर नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने के लिए में मदद मिले। परंतु कंपनी के बहुत सारे अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादी में कटु आलोचक भी थे। तो 1791 में बनारस में क्या खोला गया? हिंदू कॉलेज। ठीक है, पहले मदरसा, उसके बाद हिंदू कॉलेज। आगे है अगला पॉइंट, पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन के बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ का मानना था कि बढ़ावा देना चाहिए और कुछ का मानना था कि इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय यह पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली विचारक था। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। ठीक है, तो मैकाले जो है भारत को असभ्य देश मानते थे, जैसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था, उसका मानना था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। ठीक है, तो देसी जो भाषा था यहाँ का, तो उसका विरोध किया और अंग्रेजी भाषा का उसको ग्रोथ करने में समर्थन दिया। ठीक है, जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से ही भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाने
लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिंटस यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृति कॉलेज जैसे प्रचारित संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकारों के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। तो संस्कृत और जो हिंदू के लिए उसका जो था उसको जो है अंधकार की ओर धकेल दिया गया और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया और अंग्रेजी पाठ्य जो पुस्तकें जो छपने लगी। अगला है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों और समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोपीय से बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया भी गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी यह कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। यह एक चित्र है, चित्र 5, 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। तो यही है हमारा बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय का यह चित्र है। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारक ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह का छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है परिवर्तन हो रहा था। मानना था कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब
जहाँ डेनिश का जहाँ उस इलाका था वहीं से रामपुर में अपना मिशन खोला। और जब 1857 का विरोध हुआ तो लगा कि उनका रीति रिवाज, व्यवहार और धार्मिक विचारों में इसी तरह से छेड़छाड़ करना प्रॉब्लम हो सकती है। यह चित्र है कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज। ठीक है दोस्तों, आगे है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जब ऐसा तो नहीं था कि पहले यहाँ कुछ शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं था, तो पहले जो है यहाँ स्थानीय पाठशाला था, तो उनका क्या हुआ। तो क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों के पहले यहाँ बच्चे किस तरह से पढ़ाया जाता था। क्या आपने कभी सोचा कि उस समय बच्चे स्कूल भी जाते थे भी या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ। चलो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वह दिलचस्पी थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। यह पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं समय गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशाला में मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें भी नहीं थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कोई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देने की जरूरत देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग तरीके से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नई दिनचर्या और नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही भी बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहते थे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थी की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की, वह सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगी। सही, वो तो सही बात है दोस्तों कि अगर एक को सरकारी लाभ मिलेगा, एक को कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो जिसको लाभ मिलेगा वो आगे बढ़ेगा ही, तो उसके सामने जो है पाठशाला कमजोर पड़ने लगी। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ।
पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उन्हें अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से। आइए इनका देखें कि इनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह जो है कथन महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया गया है। इसने भारतीयों को दास बना दिया गया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिमी से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों को भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। सॉरी दोस्तों, हंसी हो गई है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्यपुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, यह एक कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठता तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचनाएं पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रतिक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो यह द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 72 पृष्ठ संख्या 79 में वर्णित है। यह एक चित्र है, चित्र 11। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, 1930 का दशक है।
आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। ये आप चित्र देख रहे हैं। तो टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो वो स्कूल जाने से वो चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने का सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था और के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चे को समझते हों, उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने से उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगत निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामले में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमीबोश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना का कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिकी पश्चिमी शिक्षा सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, यानी मिक्स चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। यह एक चित्र है कोयम्बटूर में एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक है, अन्य चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। एक मिनट। तो चलिए कुछ अन्य बातों को पढ़ेंगे। सब करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या ईसाई रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलना शुरू की और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। थॉमस आर्नोल्ड इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्चा में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारकों को पढ़ते रहे। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें अनियंत्रित करना आवश्यक है।
सब वयस्क के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने अंग्रेजों और में गरीबों और उपनिवेशों में देशी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह से प्रभावित किया होगा? तो यह था हमारा टॉपिक। तो यह हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो शिक्षा नीति में किस तरह से परिवर्तन हुए। सबसे पहले जो है यहाँ की देसी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए मदरसा खोला गया। हिंदू के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। लेकिन जो है कुछ अंग्रेजों का मानना था कि जो है देसी भाषा को यहाँ के जो है यहाँ के लोग असभ्य हैं, तो इनका जो शिक्षा है वह कोई काम का नहीं है। ठीक है, इससे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो वह अंग्रेजी का बढ़ावा करने लगे और मानते थे कि अंग्रेजी सीखकर ही यहाँ के लोगों को सभ्य बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। धीरे धीरे हम एक एक करके सब सारे पॉइंट्स को देखते गए। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन की ओर आगे हमें ग्रोथ करने के लिए सहायता करता है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जो है वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दी जाएगी। आप उसको देख लीजिएगा। पहले आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, एक बार फिर से देखिए वीडियो को। अगर समझ में नहीं आता है तो कहीं अगर कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आंसर आपका जो है रेडी है, तो बहुत जल्द आपका वो भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।